खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाजरीन, खबरें हैं कुछ इस तरह की कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया है कि जी आप इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से हमें कोई अगर तजावीज़ देना चाहते हैं। बड़ी लंबी तकरीर थी, मगर उस लंबी तकरीर में जो सबसे अहम बात थी शायद वो यही थी। इस पर हम पूछेंगे ये क्या मामला है। इसके साथ साथ हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है बजट सेक्शन में, जो भी सेशन में जो उनकी परफॉर्मेंस थी। मगर अहम बात यह है कि क्या ये तनकीद उनका अपना सोशल मीडिया या उनके अपने हवारी जो सोशल मीडिया में वो कर रहे हैं, ये मामला पूछेंगे भाई ये क्या अंदर की कोई आपस में लड़ाई का सिलसिला है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि कौमी असम्बली में आज बिलावल भुट्टो और जनाब शाह महमूद कुरैशी भी बिल्कुल आमने सामने थे। एक बड़ी अहम स्टेटमेंट शायद खाकान अब्बासी साहब की हम डिस्कस करेंगे और बड़ी हम अप्रीशिएट करते हैं जो उन्होंने बात की। इसके साथ हुकूमती वज़ीर और मुशीर जो हैं या मुशीरान जो हैं वो कौमी इदारों पर जो है वो किस तरह से ज़रा अटैक करते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर अदालती जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, इस हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं। फिर नैब जो है उस पर हमला होता है जाखरानी साहब के, जब वो जाती है उनको पकड़ने के लिए या कुछ तफ्तीश के सिलसिले में। बड़ी साहब, आज आपने तकरीर सुनी, हमने इकट्ठे बैठ के सुनी। बात तो उसमें एक ही थी कि जी आएँ बैठें मिलकर इस्लाहत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब देखें, जब से आपने होश संभाला या मैंने 40-50 साल से जब भी इलेक्शन हुए, हर इलेक्शन पे हारने वाला ने बदतरीन धांधली का इल्ज़ाम लगाया, हमेशा लगाया। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो। दो मरतबा पीपल्स पार्टी और नून लीग की धांधली और करप्शन के इल्ज़ाम पे हुकूमत बरतरफ की गई। इनकी वजूहात क्या थी कि ये धांधली से आते हैं, जाली वोट डालते हैं, इलेक्शन में फ्रॉड किया जाता है, जालसाजी की जाती है। हालांकि जालसाजों को तो हुकूमत बड़े बड़े अहम ऐवानों में आजकल जगह दे रही है। फ्रॉडिया एक रेटिंग वाला भी जालसाजा, उसको छोड़ देते हैं। मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म ने आज फराख दिली और अहसन तरीके से अपोजिशन को दोबारा दावत दिया कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ। अगर आपके जो खदशात हैं, जो तजावीज़ हैं, उसे शामिल करके आने वाला इलेक्शन जो भी जीते शफाफ हो, हारने वाला जीतने वाले को गले लगाए। तो इसमें अब अपोजिशन के बॉल में गेंद है। दूसरी, अगर इस इलेक्शन इस्लाहत हो गई तो मैं आपको कहता हूँ लातादाद लोग सियासत छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी बेस ही 30, 40, 35 हज़ार जाली वोट की है। मैं आपको ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिस दिन एक वोट एक अकाउंट हुआ, दो ना डाल सके, तो कईयों की सियासत कब्रिस्तान में दफन हो जाएगी। अच्छे सियासतदान। दूसरा, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक तो इन्होंने इस्लाहत करके मेरा ख्याल है बहुत बड़े दिल का मुजाहरा और एक बेहतरीन। दूसरी तरफ पहली दफ़ा देखें, पहले उन्होंने अमेरिकन इंटरव्यू को दिया था, इंटरव्यू टीवी को, तो मैंने कहा था मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है कि आज मेरे वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को इनकार कर दिया। माजी में हमेशा पाकिस्तान के फैसले बैरूनी ताकतों की ख्वाहिश पर होते थे। एक फ़ोन किया हो गया, लेकिन उन्होंने कहा अब पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान और पाकिस्तान की मफाद के लिए होंगे। अमेरिका को इतना बड़ा थप्पड़ शायद ही किसी ने मारा हो कि अब ये भूल जाएं कि आप फ़ोन करें तो हम आपकी जंग का हिस्सा बन के अपने ही हमसाये ममालिक अफगानिस्तान में जंग करें। उन्होंने कहा पुरअमन, अमन के लिए साथ दे सकते हैं, लेकिन जंग का हिस्सा किसी मुल्क का नहीं बनेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म का बयान काबिल तहसीन है। मादी में कोई एक हाकिम वक्त बताएं जो अमेरिका को इस तरह आंखों में आके डाल के नो मोर, भाई हमेशा उन्होंने ही हमें डू मोर कहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान मुझे फ़ख्र है एज ए पाकिस्तानी, लेकिन काश अपोजिशन जो इस्लाहत की ऑफर है ना, इसको कबूल कर ले, कबूल करें। इसमें उनका भी फायदा है, अवाम का भी फायदा, और तमाम पॉलिटिशियन का धांधली की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। भैया जरा सुनवा देते हैं उन्होंने इस सवाल से क्या कहा और इसमें क्या आप गुंजाइश है किसी एतराज़ की, सुनाएंगे जरा। मैं आज दावत देना चाहता हूं ऑपोजिशन को इस चीज पे कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए। हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से बढ़ी हैं, उसके ऊपर कोई अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। अगर इनके पास अपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। मलिक साहब, इसमें तो कोई इतराज़ की बात है? इतराज़ है भी नहीं। मैंने तो आपको पीर को बता दिया था कि हमारी बदकिस्मती है कि इस असेंबली में जो होता है वो बाहर पहले फैसले होते हैं, अच्छे फैसले। अच्छी की बात, हमारी इतना कैलिबर नहीं कि हम आमने सामने बात कर सकें, ये पहले तय हो चुका था। अब अच्छी बात इसमें यह है कि आप एक ऐसे इशू को हाथ लगा रहे हैं जो पाकिस्तान का इशू है। मैं हमेशा कह सकूँ ना तो ये पीटीआई का इशू है, ना ये पीपल्स पार्टी का इशू है, ये पाकिस्तान का इशू है। और इसमें देखें कितनी अच्छी बात है, यही वो लोग हैं,
खान साहब क्योंकि वो एक टोन रखते थे, छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा, तुम चोर चोर डाकू हो, तो वो चोर डाकू बन जाते थे। जब आप माँ बाप को आप देखें ना, साइकोलॉजी कहती है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं मेरा बेटा बहादुर है, मेरी बेटी बड़ी ज़हीन है, तो वो बच्चे उस तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। मुझे तो लगा कि आज हमारा प्राइम मिनिस्टर बना है, अपोजिशन बन गई। आप जब कहते हैं कि हमारी जो असम्बली में फैसले बाहर से होते हैं, तो इसमें हम मुद्दे इल्ज़ाम किसको ठहराएं? यहाँ तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ वो तमीज़ नहीं है, अभी वो मेच्योरिटी नहीं कि हम खुद फैसले कर सकें। अगर आप यहाँ बैठ के प्रोग्राम करते हैं और आप किसी और की राय दे रहे हैं, तो मैं किसको कहूँ गलती किसकी है? अगर आज तो वो ख्वाजा आसिफ दब गए हैं ना, ख्वाजा आसिफ ने तो बात यही की है, उसने कहा यहाँ स्पीकर साहब खुदा के लिए मिलजुल के आए, इस अवान में हम कानून खुद बनाते हैं। आप ख्वाजा आसिफ की लिफ्ट ही नहीं करा रहे, उसको कहना शॉर्ट चलाए, उसने यही बात की। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने एग्जैक्टली यही कहा कि आए मिले, ये वक्त आ गया, अब हम मेच्योर हो जाएं, अब हम कानून साजी करते हैं। पाकिस्तान क्या कानून साजी करें कि सबको जो है इजाजत मिल जाए बाहर 2-2 नौकरियां करने की? वो आप उन पे तो मैंने उनकी स्टेटमेंट दी मलिक भट्टी साहब कि क्या आए बैठे और यहाँ पे कानून बना दें कि हम बाहर से 15 लाख रुपया माना लिया करेंगे, आए अंदर बैठ के बात करते हैं। देखें काजी साहब, पहले हमेशा अपोजिशन कहती थी इस्लाहत ला रहे हैं ये फ्रॉड, अब उन्होंने उन्हें दावत दे दी है, अब उनके पास जवाब, उन्होंने कहा आप तजावीज़ लाए। लेकिन मैं आज ये भी कहूँगा, अगर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा तो अच्छी बात है, अपोजिशन ने शोर शराबा नहीं कहा, गाली गलोच नहीं हुई, माँ बहन की तजलील नहीं हुई, किसी ने किसी को बुरा भला नहीं कहा। बिलावल साहब ने तकरीर की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, यहाँ जितने भी मेरा आपसे एक सवाल हाथ जोड़ के मुझे ये बताएं, इस असम्बली को जैसे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ ऐवान को बेतौकीर किन्होंने किया? जिन्होंने इसको धंधा बना लिया, जिन्होंने अपना माल बनाने का जरिया बनाया, उन्होंने लोगों को हम कहते हैं बुरा, यार यहाँ से तुमने ठीक करना था, यहाँ तुमने गंद डाल दिया। नहीं, ये खुद जिम्मेदार हैं जो नजायज पैसे के जरिए इक़्तिदार में आएंगे, मानों में आएंगे, लैंड माफिया, मनी लॉन्डर, जाल सौदों, फ्रॉडों को स्पॉन्सर करके मायने आएंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन आज मेरे ख्याल में अगर अपोजिशन ने भी है तो उनकी भी हमारा फर्जा तारीफ करना, क्योंकि काफी अरसे बाद बात हुई है, मुलाकातें हुई हैं कि जनाब पुरअमन करें इसको, इस तरह की बात है। नहीं, स्पीकर ने बुलाया था, स्पीकर ने दोनों को कहा कि भाई आपने एक सियासत को गलादत बना दी है, जो चारों असम्बलियों में हुआ, खसूसन वफाक में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ। इसके बाद एग्रीमेंट हुआ कि वज़ीर आज़म उन्हें चोर डाकू फ्रॉडिया नहीं कहेंगे और वो वज़ीर आज़म की तकरीर सुनेंगे। गो के बिलावल भुट्टो साहब और काफ़ी लोग शाहिदा खानवासी जा चुके थे, ये भी नामुनासिब रवैया। और ख़ुद अपोजिशन लीडर गो के उनके कज़न तारक शफ़ी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, शहबाज साहब के वो फौज, उन्हें भी आना चाहिए था। लेकिन कायदी साहब, मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने आज जो कहा कि अमेरिका को अमन के लिए इत्तेहादी बन सकते हैं मगर तुम्हारी जंग का हिस्सा नहीं, इसमें आपको अच्छा नहीं लगा बीइंग पाकिस्तानी? बहुत अच्छी बात है, मलिक साहब भी अप्रिशिएट करें इसको, डेफिनेटली अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अपोजिशन भी चाहिए, अब गेंद अपोजिशन के बॉल में है। इससे पहले कि अगला इलेक्शन हो और उसमें फिर कत्लो गारत हो, धांधली हो, इल्ज़ामात लगें, बेहतर ये नहीं है हुकूमत और अपोजिशन एक टेबल पे बैठे। जो अपोजिशन की अच्छी तजावीज़ है, हुकूमत को चाहिए सब सरफहरिस्त उसको शामिल करे और इलेक्शन शफाफ करे। बड़ी साहब एक ब्रेक की तरफ जाने हैं मलिक साहब, और वापस जब आएंगे तो कुछ और अहम बार इशारा किए, कुछ शॉर्ट सुनवाएंगे आपको प्राइम मिनिस्टर साहब के, और ये देखेंगे कि वो इशारा किस समत में कर रहे हैं, तो क्या हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा, खान साहब ने कुछ और भी बातें की हैं, ज़रा चलवा दें तो फिर मैं कमेंट ले लूँ। हेलो, हाँ। हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? बड़ी साहब बात तो ठीक की है, हमारे यहाँ के मुलजिम वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक क्या किया, आला तरीन किया। बादी नजर में जो वहाँ पे अल्ताफ हुसैन का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने इधर फौज को ललकारा, हुकूमत को ललकारा, लातादाद लोगों को मारा, कराची में भत्ताखोरी की, बोरीबंद लाशें की, मार्केट बंद की। क्या बरतानिया ये इजाज़त देगा? हमने 1000 दफ़ा मांगा, नहीं दे रहा, हम ड्रोन हमला मार दें? और यार इस जुर्रत पे तो हमें करना चाहिए, हम जहाँ तनकीद करनी होगी करेंगे, लेकिन इमरान खान के अलावा ये कोई जुर्रत कर सकता है अमेरिका को कहने की भाई नहीं तुम कौन होते हो हमसे बेस मांगने वाली? मुझे बताया मादी में किस हक़ ने किया? मेरी भी आज सलाह करें। वेरी सॉलिड आर्गुमेंट जो दिया उन्होंने। नहीं सॉलिड क्या यार, माकूल है। आपका दहशत गर्द जिसको आपकी अदालतें इश्तिहारी कर चुकी हैं, अल्ताफ हुसैन के बारे में सब लोग हैं, फौज कह चुकी है, हुकूमत मान नहीं वो दे रहे। इसके अलावा
सैकड़ों मनी लॉन्डर, नजायज पैसा कमाने वाले, अवाम का खून चूसने वाले वहाँ बैठे हैं, वो अब हमें हवाले नहीं करते। अमेरिका इतनी दूर बैठ के हमें कहता है अपनी बेस तो हम तुम्हारे हमसाये मुल्क अफगानिस्तान में तुम्हारे ही मुसलमान भाइयों को शहीद करेंगे। क्यों भाई? अच्छा, ये मलिक साहब 2.6 ट्रिलियन कहते हैं कि यहाँ से पैसा बाहर जाता है, ड्रग मनी है, टेररिज्म में इस्तेमाल होता है, पैसे तो उधर पड़े हुए हैं, हमले साढ़े तो होंगे ने। हाउ डू यू लुक एट दिस? खान साहब ने कहा 1000 बिलियन डॉलर आज बताया उन्होंने। नहीं, मैं तो आपको राइटर की फिगर दे रहा हूँ। मैं खान साहब वजीर आजम की बात, चले उनकी मान है, उन्होंने $1000, बल्कि वो एग्जांपल दे रहे थे कि पाकिस्तान का जो बजट है 60-70 अरब डॉलर का, 60-70 रुपए समझे हमारे पास है, 1000 रुपये गरीब मुल्कों से समझ लें अमीर मुल्कों में चला जाता है। तो उसमें सारे ममालिक आ गए ना, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो मनी इज ऑपरेटेड एंड यूज्ड इन टेररिज्म में इस्तेमाल होती है, जराइम का पैसा है, गन रनिंग का पैसा है, माफिया असला। वैसे मैं पर्सनल राय मेरी इसके खिलाफ है। मुझे लगा कि जब वेस्ट को लगा कि पता नहीं ये मुसलमान उठ रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे ये मनी लॉन्ड्रिंग डाल दी है। तो मुझे बताएं आप, ये एविडेंस है कि इसराइल ने अमेरिका के कहने पे बेशुमार ममालिक है जिन्होंने फंडिंग खुद की थी अफगानिस्तान में। ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल क्या था, तो ये हमारी जब बारी आई तो अब मनी लॉन्ड्रिंग आ गई है। मैं आई डोंट बाय दिस। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये आपके मुल्कों को उन्होंने टाइट करने का एक नया तरीका। मैं ये कह रहा हूँ कि दहशतगर्द तो पहले उधर से हो रही है। करप्शन की मैं बात नहीं कर रहा, करप्शन इज समथिंग डिफरेंट। अमेरिका को दहशतगर्दी भी जायज़ है, अमेरिका को मनी लॉन्ड्रिंग भी जायज़ है, अमेरिका को मासूम लोगों पर, फ़लस्तीन हो, अफ़गानिस्तान हो, शाम हो, इंसानों को, कश्मीर हो, सारे जुल्म ज़्यादा। लेकिन क्या यहाँ अगर जो पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूट रहे हैं उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जायज़ कैसी है? अमेरिका की तो गलत है, हम कह रहे हैं। अगर आपके हाथ में वक्त कोई भी हो, हम किसी एक जमात का नहीं डिस्कस कर रहे, यहाँ ब्यूरोक्रेट, मैं लातदाद ब्यूरोक्रेटों को जानता हूँ जो सियासतदानों से ज़्यादा अमीर है। कैसे अगर वो लूट के ले जा रहे हैं पैसे और नाजायज़ तरीके से ले जा रहे हैं, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग ना करे, बैंक ट्रेल दे दे तो उसी वक्त पकड़े जाएंगे। तनख्वाह 2.5 लाख है, मैं पैसा भेज रहा हूँ 2 करोड़ रुपया, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का नाम ना ले, बड़े लोग नाराज हो जाएंगे हमसे। ये क्राइम है, ये डाका है, ये बड़े सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं यार, आखिर मैं समझता हूँ ये इंसानियत के खिलाफ क्राइम है। मैं इसको गुनाह कबीरा समझता हूँ। जमात का किसी एक अफसर का नाम नहीं लेता, कोई भी करता है यार, लेकिन यार अब तो आके बैठ जाओ इस गंद को रोकने के लिए। पाकिस्तान का लूटा हुआ माल बाहर कैसे ले जाते हो? तुम्हें तो जेलों में होना चाहिए और पैसा आवाम पे लगना चाहिए। अगर आज मैं आपको एक और खबर दूं, आसफ अली जरदारी साहब मोहतरम और किबले काबा नवाज शरीफ भी के, हम अपना पूरी दुनिया से जितना भी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी और बिजनेस पाकिस्तान में ला रहे हैं, मैं उनकी भी तारीफ करूंगा, चाहे इसमें पीटीआई नाराज भी हो कि अच्छी बात है। इमरान खान, नवाज शरीफ ने कहा यार मुझे पाकिस्तान का दर्द है, मेरे लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, इनके पाँव में जूता नहीं, पेट में खाना नहीं, मैं सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ला रहा हूँ ताकि इंडस्ट्री लगाऊं, इधर लोगों को रोजगार मिले। और यही जरदारी साहब, तो हम इनकी भी तारीफ करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल सही। आपको जी और भी कुछ बातें की उन्होंने सुनाई जरा, फिर तो वैसे ला सकते हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ। मैं बताता हूँ आपको इसके, लेकिन मैं शॉर्ट पहले सुनवाता हूँ। भट्टी साहब ख्वाब तो नहीं देख रहे आपको? ये तबीयत ठीक है? हाँ जी, शॉर्ट सुनाए, पाकिस्तानी शॉर्ट सुनाए। कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। 150 अरब डॉलर अपने मुल्क से, उससे भी ज्यादा गया होगा, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती रही। इन्वेस्टर ने कहा आना पाकिस्तान, यहां तो मुल्क को उन्होंने कह दिया द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो हमने जो वो कहते रहे हम करते गए, उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की, वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मगर खान साहब को थोड़ी दिलेरी भी करें ना। ये मैंने फैसला तो नहीं किया था, पाकिस्तान के लोगों का फैसला नहीं था। ये जिन हुक्मरानों का उस पर ट्रायल करें, उन पर लगाएं आप सारे, सब जो जिंदा हैं, जो मर गए, इस दुनिया से आप अदालत में जाएं, ताकि एक चीज़ स्ट्रेट वे तो हो ना। जब आप जनरलाइज बात करते हैं, ऐसे लगता है जैसे मैं इस गुनाह में शामिल हूं। तो फिर क्या पाकिस्तान के लोगों ने उनके मौत के बाद ट्रायल करें? बनता है जिसने फैसला जो उनके साथ थे, जो जिंदा, उनका क्या करें? मैं कह रहा हूं जो लोगों ने 1979 से लेके जो हुक्मरान रहे, सब पे केस करें। मलक साहब खुरा होते टूट जाना, फिर तुसी उत्ते नाराज होना। लेक्चर खाली है ना, दे ये तो खाली लेक्चर है ना, ये तो खाली लेक्चर है यार। यहां मुझे बताया कि पीपल ऑफ पाकिस्तान लोगों ने कहा कि ये करो, पाकिस्तान के लोगों ने कभी नहीं किया। मलक साहब मेरी एक बात, पहली दफा पाकिस्तान के फ्लोर पे असेंबली में एक बंदा बात, बड़ी अच्छी बात सुने, और वो सारे बूट पॉलिश जिनको हम डिफेंड करते हैं,
जो ये पॉलिसियां बना रहे थे, जो मार्शल लॉ में बीच में बैठे हुए थे, लास्ट बूट पॉलिश कर रहे थे इनके वेस्ट वालों। मेरा लास्ट कमेंट, फिर भी हम तनकीद कर रहे हैं। अमेरिकन खुद कहता है, ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान को $13 बिलियन दिए हैं, वो साहब ने किसको दिया? जिसको दिए ये बात करेंगे, ये इस पे रहे, इस पे रहे। अच्छा काजी साहब, मैं बाजपी पे ट्रायल करें, फिर उसके पकड़ के लाएं, 5 ट्रायल करें, फिर आप हमें, फिर आप तो कहते हैं हमें क्यों निकाला करें साहब, उन्होंने अंदरों क्यों कढ़े जेल के बाद, ये कहें इनको जेल में से किसने निकाला? अच्छा काजी साहब, मुझे मलक साहब की बात का जवाब बड़े तहम्मुल से दूंगा, इनकी अपनी जाती राय है। इन्होंने कहा खाली लेक्चर ना दे। और यार इतनी जुर्रत आपके, मुझे 40 साल हुक्मरान में एक हाकिम वक्त का दे दे जिसने इतनी कौमी असम्बली में इमरान खान की तरह जुर्रत किया हो कि तुम होते कौन हो मुझसे ड्रोन हमले की इजाजत मांगने वाले। इतने एक बंदा तो मिसाल दे देना, आपके बड़े बड़े लीडर रहे हैं। चलो खाली कहते हैं लेक्चर ना दे, क्या आप चाहते हैं जो 70 साल से लूट मार थी उसको अब भी ना रोका जाए? आपके घर बात सुन लेना, 2 मिनट ठहर जाए, मुझे मलक साहब की बात का जरा लोगों को, एक घर में कोई डाकू चोर मार के डाका चले गया, क्या नेक्स्ट टाइम वो डाके को रोकने के इकदाम करेगा? वो गलत है? तो यार इमरान खान बेचारा ये कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम ही रोक लो यार इसको, अब मैं नहीं होने दूंगा ये काम। ये भी खाली लेक्चर है। मेरा सवाल है हाँ, अमल दरामद नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट इमरान खान नहीं करेंगे अपने गुफ्तगू, तो हम उसको इम्प्लीमेंट हो या ना हो, पहली दफा बात में एक और ये बात तो ये, और टांगे कांप रही थी इनकी बम का धमाका करते हुए, और अपने गोर युग को कहते हैं यार ना करना, उनको हम डिफेंड करते हैं। और जो बंदा खुल के सामने, मैं खुदा की कसम, मैं इनके नजरिए फलसफे सियासत से बिल्कुल एग्री नहीं करता, बट लुक एट हिम यार, एटलीस्ट ही इज सेइंग समथिंग। मेरा सिंपली गुजारिश ये है, सलाम इमरान खान, बहुत दलेरी की बात की है, मगर मेरे मुल्क पे जो गोरे ने कहा है कि $33 बिलियन हमने तुम्हें जंगों का दिया है, खान साहब ने फरमाया था कि मैं बताऊंगा पैसा किधर गया, मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे, ये मेरी पॉलिसी थी, आप ईमानदारी से दोनों मुझे बता दें, पाकिस्तान के अवाम ने कभी कहा था कि ये पॉलिसी के से वोट लिया? मैं उसका जवाब हम तो मुसल्लत की गई। अच्छा मलक साहब मसला था, अब वो किया ज़ियाउल हक ने, ज़ियाउल हक को कब्र से निकालने, यार डिफेंड करते हैं, एक बात बताइए, जो उसके साथी बाहर हैं उनको तो डिफेंड कर रहे हैं यार, हमें क्यों निकाला और जेल से तुम्हें क्यों निकाला? 47 से लेके पाकिस्तान की हिस्ट्री के वर्क टटोलेंगे तो एक इमरान खान निकलेगा जिसने असेंबली में खड़े होकर कहा है ये मुझे तालिबान कहते थे, मैं पहले भी कहता था अमेरिका की जंग का हिस्सा ना बनो। यार कम से कम इसकी तारीफ तो हमें करनी चाहिए। अगर ज़ियाउल हक ने किया एग्रीमेंट, चलो उस वक्त वैसे हालात हो, बड़ी साहब मैं इस बात को, मैंने अगली स्टोरी पे आज आपने अच्छा काम किया है तो आपके अच्छा काम ना करो, तो उसकी तारीफ ना करो। हम वेस्ट को एक बंदा खुली तनकीद कर रहे हैं, दूसरे हमारे लूटे हुए पैसे से वहां पे लॉबिंग करते हैं। अच्छा मैं माफी चाह रहा हूं, डिफेंड कर रहे हैं, काजी साहब माल फेंक के लॉबिंग कर रहे हैं। और काजी साहब 2 मिनट ठहर जाएं, अब आप भी माइंड कर जाएंगे। एक तरफ आपका साबक वजीर आज़म मुल्क का इश्तिहारी अदालतों से मफरूर लंदन पनाह ले रहा है, पनाह ली हुई है, दूसरी तरफ वक्त का वजीर आज़म कह रहा है हमारा एक दहशत गर्द अल्ताफ साहब की तरफ इशारा करके गालबन कि क्या मैं उधर ड्रोन हमला कर जरूरत कर सकता था अगर इमरान खान की प्रॉपर्टी लंदन में या अमेरिका में होती, अरबों रुपए का कारोबार होता, ये कह सकते थे इमरान खान? के बच्चों के कटते हुए गलों पे नहीं बोलते वहां पे बैठे, क्योंकि माल मुझे बताए ना, छोड़े हैं इमरान में ये खूबी आपको पता है। अच्छा आगे बढ़ो। हाँ, उनकी टीम में करप्शन भी है, उनकी टीम में ये अच्छी बात है। इमरान खान कैरी ऑन। मैं 2013 से कह रहा हूँ ये इकोनॉमिक मॉडल में वो अचीव नहीं हो सकेगा, जो पहले भी कह रहा हूँ, मगर जो बात उसने की है उस पर बम आते हैं। अब बात ये है मलिक साहब, अब आप ये ज़रा मुझे बताएं, आप अंदर की बात जानते हैं, ये लगता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे अटैक उनकी अपनी की सोशल मीडिया से तो नहीं आ रहा? काई साहब मेरी राय में खबर भी है, मैं समझता हूँ इस बजट में सबसे ज़्यादा जो लूज किया ना वो नून लीग ने किया, इतना उन पे तनकीद हुई, और इसमें मैं समझता हूँ बिलावल ने दिखाऊं आपको कुछ दिखाएं, फिर इस पे भट्टी साहब आपको कमेंट लेते हो, सुनाएं जी, दिखाएं। हाँ जी दिखाएं, हाँ जी मलिक साहब ये पढ़िएगा जरा, ये क्या लिखा है? आप ही पढ़ दें, मेरे पास आपको दे दिया नहीं, आपको पता ही है। अच्छा क्या है यार ये जरा इसको, अच्छा जो मैं बात कर रहा था, मैं जो बात कर रहा था नून के हवाले से, मैं समझता हूँ कि बिलावल ने बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले किया है। बिलावल ने साबित कर दिया कि अपोजिशन का हेड तो वो है। मैं तो बात पॉलिटिकली कर रहा हूँ,
शहबाज शरीफ की एब्सेंस का अगर किसी ने फ़ायदा उठाया तो मैं समझता हूँ 100 में से 100% पीपल्स पार्टी ने उठाया। और बिलावल की आज की स्पीच है, मैं खुद सुन रहा हूँ बिलावल को 10 साल से, मैंने देखा बिलावल में बहुत मेजोरिटी आई है, गुफ्तगू बड़ी अच्छी हुई है। और वो पोलिटिकल बात कर रहा हूँ, बिलावल ने बहुत गेन किया। और सारे पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहा है कि शहबाज शरीफ, चलो मान लिया उनके, आपने भी बताया उनके कज़न थे, उनके बिनोई थे, वो दुनिया से चले गए, हमें भी अफसोस है। अच्छा, ये पीएमएलएन की तरफ से एक है, पीएमएलएन की तरफ से वो कह रहे हैं जी कि कुछ भी हो तमाम नून लीगी मेंबरान बशमूल लीडर ऑफ दी अपोजिशन को ऐवान में होना चाहिए था। अवाम आपकी तरफ देख रही है, आप मुकमुका की सियासत कर रहे हैं, लोड शेडिंग और महंगाई ने अवाम का जीना दूबर कर दिया है। ये कोई पीएमएलएन माई लव के नाम से ट्वीट हुआ है। अच्छा काजी साहब ये देखें, अच्छा काजी साहब, एक तो मैंने इसको तुराब सबको कहा था आपको ट्वीट दे दिया करे प्रिंट में, खैर अच्छा गुजारिश ये है, शहबाज शरीफ के खिलाफ ये साजिश किसका मीडिया सेल कर रहा है? मैं मान जाऊं आपको, नून लीग का ही, अपने इस घर को आग लगी, इस घर के चिराग से, जिसने उस हमजा शहबाज ने, जब इनके ये सऊदी अरब भी भाग गए, हमजा शहबाज वाहिद पाकिस्तान में रहे। अब शहबाज शरीफ के खिलाफ मलक साहब ये ट्वीट पकड़ लें, इनके फॉलोवर पकड़ लें, अगर ये नून लीग का सेल ना हो और एक खतून लीडर पीछे ना हो, जरा इस पे क्या ट्वीट वैसे ठीक लग रही है, ये माने ना डैमेज तो हुआ है ना, पार्टी तो डैमेज तो फिर आप कहते हैं दोनों एक बयानिए में उनमें इख्तलाफ नहीं है, वो कह रही हैं कि वो अपने ही डिजाइन है, आप माने या ना माने वो डिजाइन है। ये मैं आपको खबर देने लगा, सदर को आप फ्रॉड कह रहे हैं, आप मैं आपको खबर देने लगा, हुकूमत से मिली हुई है। भट्टी साहब ये खबर देने लगा, ये जो एक सेकंड में खबर देने लगा, आजाद कश्मीर के जो इलेक्शन होंगे तो मरीम वापस आ जाएगी, सख्त तकरीरें मरीम करेगी, वोट को इज्जत दो मरीम करेगी। ये शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्रेंड कौन चला रहा है, मैं उसका काजी साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताए ना। मैं तो आप खबर बताते हैं, समझ नहीं आ रही, कह रहे बाप को भी बाप बनाना पड़े। और गालबन धमाल चौधरी साहब कह रहे हैं ये तो पुरानी तरी है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाकई एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। ये तो जुल्फ़िकार अली भट्टो के गए थे मज़ार पे मोहतरमा, और इन्होंने तो इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी। ये आपने मेरा ख्याल है लफ्ज़ों की शिद्दत देखी नहीं। नबील गबोल साहब दलेर आदमी है, खुल के बात करते हैं, मैं उनके साथ बहुत टॉक शो में मुझे जाने का मौका हुआ है। हाँ, बिलावल ने आज अच्छी मिचोर तकरीर की है। देखें, बिलावल पे करप्शन का भी एलिगेशन कोई नहीं है। अगर आप जरदारी को माइनस करें और बिलावल अपनी अच्छी टीम के साथ आए तो जगह बना सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बनाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में आज शहबाज शरीफ की छुरी में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नून लीग के कुछ लोगों ने छुरा घोंपा है। भट्टी साहब, मैं तो मलिक साहब ये कह रहा हूँ कि एक तो मुस्लिम लीग नून में मलिक साहब जो है एक दो धड़े नज़र आते हैं, ऊपर से जो उनके ये बीच में अपोजिशन है ये भी अलग होगी, तो तितर बितर देखिए तितर बितर। काई साहब, आप इस पॉलिटिकल कल्चर को समझते हैं, इसकी मेच्योरिटी को समझते हैं, इनकी बुनियादों को समझते हैं। हुआ ये है कि इनको दोनों को, पीपल्स पार्टी और नून को ये मैसेज हो गया बिल्कुल क्लियरली कि ये हुकूमत हम नहीं, आप गिरा नहीं सकते, इन्होंने टाइम पूरा करना है। अगर असेंबली टूटेगी तो ये लिख लें, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इमरान खान तोड़ दे, इनको बता दिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ, ये किसने बता दिया? इसका मतलब है ये अपनी मर्जी के फैसले नहीं करते। आप देख रहे हैं, आप नहीं आप ये कह रहे हैं आप किस मुल्क के पॉलिटिकल कल्चर का नहीं। देखिए, मुझे भी इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं भी धक्के खा रहा हूँ। तो आपका मैंने वज़ीर आज़म से और लेके सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं ले सका, लेकिन मैं अदारों का एहतराम कर रहा हूँ। लेकिन ये इतने दलेर सियासतदान 20-20, 25-25 साल से सियासी और ये डिक्टेशन से चलते हैं। आपका ख्याल है जो जमानतों पे आते हैं दलेर होते हैं? नहीं, वो तो वो नहीं, अंडरस्टैंडिंग, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपने ये जो नबील गबोल साहब बात हुई है, आप में ये लग रहा है ये कायम रहेगा या मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इन दोनों पार्टियों को ये समझ 100% आ गई है कि अगले इलेक्शन का सोचें, वहाँ से कुछ हिस्सा ले लें। और ये आप लिख लें मेरी बात, अब ये लड़ाई होगी नून की पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ, पीटीआई की लड़ाई होगी नून और पीपल्स पार्टी के साथ। ये सारे अब तीनों एक दूसरे से। मैंने नबील गबोल के आपको एक और सुनवाना है उनका एक शॉर्ट, मगर मैं आपको बता दूं ये आर और पार जो है ना, ये 2023 में भी नहीं होगा। देखें, तुराब साहब काशिफ बासी बड़ा तेज आदमी है, समझदार है, बहुत अहम खबर है। तुराब साहब जरा नबील गबोल साहब से मिलाएं, मेरी भी उनसे याद अल्लाह, उन्होंने तो बहुत बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा चौधरी परवेज लाई से मामला तय हो गए थे, नेक्स्ट वज़ीर आला भी तय हो गया था पंजाब में, और 48 घंटे में एतमाद आनी थी। फिर लंदन से नवाज शरीफ ने रोका। यार, एक तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत गिराना चाह रहा है, मरियम कहती है आर होगा पार होगा, दिसंबर में हुकूमत गई, नवंबर में गई, लंदन में कुछ है, पाकिस्तान में कुछ है, कराची में कुछ है, लाहौर में कुछ है, इस्लामाबाद में कुछ है, ये सारा कुछ पिंडी में तो नहीं।
मलिक साहब ये भट्टी किस साहब बात के आप एतबार भूल करें? गए हैं, ये मीडिया में और इस प्रोग्राम में इस मेज़ पे ये सारी खबरें हम दे चुके हैं कि नवाज शरीफ नहीं चाहता उस्मान बुरदास जाए। ये आपको भी पता है, सबको पता है। एक चीज़ें देखें कितनी क्लियर हो गई कि इमरान की इत्तेहादी का मतलब है कि अंदर से अंदर क्या है, बाहर देख लें अपना नून का एक अपना नबील गबोल का मेरा तुराब साहब जरा मुनासिब समझे, नबील गबोल साहब को मिलाएं, प्रोड्यूसर साहब, सीनियर प्रोड्यूसर साहब। देखिए वो कह रहे हैं चौधरी परवेज हुकूमत गिराने का मुआहदा हो चुका था, तैयारी मुकम्मल थी, नाम भी सीएम का फाइनल है, ये भी तो कादी साहब ये एक अहम खबर है। अगर देखना ये है कि अगर ये नंबर गेम भी पूरी हो चुकी थी तो फिर किसके कहने पे इमरान नवाज शरीफ ने मजबूर किया कि ये अदम एतमाद नहीं लानी? क्या मरियम ने इसलिए तो नहीं किया? बाद में बारी हमजा की आएगी क्योंकि मरियम नाहल है, नवाज शरीफ नाहल है, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। फिर ये अंदरूनी लड़ाई तो नहीं लगती है आपको कहीं? अंदरूनी लड़ाई भी है और दोस्ती भी है जब हो सिलसिला, लेकिन बात यह है कि आप ये देखें कि कोई असूली सियासत तो है नहीं, कोई असूल की बात तो है नहीं। मुंह पे कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, बाहर बयान और होता है, पीछे और होता है, और फिर कहते हैं सियासत में कोई अर्फ आखिर नहीं होता है, यानी इसका कोई असूल नहीं होता। अब नेशनल टीवी पे दावा कर रहे हैं, मैं तो हैरान, सेंसिबल भी है, लॉजिकल नहीं, और वो गुफ्तगू भी अच्छी करते हैं नबील काजी साहब। अच्छा फिर मलिक साहब ये बताएं, अगर तैयारी मुकम्मल थी, मेरे ख्याल में तो इनके नंबर गेम फिर भी पूरे नहीं थे, चाहे चौधरी साहब इनके साथ मिल भी जाए। क्या वजह है, क्यों रुके हैं? मेरी सुई फंस गई है कहीं। ये नून लीग की ख्वाहिश तो नहीं कि बुदार साहब 5 साल पूरे करें? मेरी इसमें खबर भी है, राय भी है। एक तो इसका अल्टीमेट लूज करना था नून ने। नून का ख्याल था अगर पीपल्स पार्टी आ गई, काफ लीग आ गई, वो फ्रंट पे आ गए तो साल 2 साल में ये तो सारी बेस अब नहीं बना लेंगे और नून लीग साफ हो जाएगी। ये है नवाज शरीफ का आर्गूमेंट। दूसरा आर्गूमेंट आ वाला है, घर के अंदर लड़ाई थी, मरियम साफ हो रही थी, सीधी सीधी बात है। नहीं तो ये घर की लड़ाई तो बाद में भी रहेगी, नहीं घर की लड़ाई तो जिंदा ही रहेगी। बड़ी बात होती है, अगर भट्टी साहब ने जो खबर दी है, सोच रहे हैं ये पढ़ना लॉजिकल है, लॉजिकल बात कर रहे हैं कि मरियम भी साफ हो गई, नवाज भी साफ हो गया, आगे किस तरह आना था? हमजा ने आना था, काफ ने आना था और अपना आपकी पीपल्स पार्टी ने आना था। और 3 साल आप जब उनको रियासत दे देंगे, इतना बड़ा सूबा दे देंगे तो नून को साफ कर देंगे। 62% पंजाब है, अगर पंजाब पीटीआई से निकल जाता तो रहता क्या? मैं थोड़ी सी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में, ब्रेक लेनी है, गैस की कीमतों में इजाफा। एक देखिए सारी लड़ाई के बावजूद पीपल्स पार्टी सिंध नहीं छोड़ती, क्योंकि उसको पता है पुलिस होनी जेब में बड़ी जरूरी है। लेकिन मलिक साहब ये भी देखें ना, मैं ये ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, मगर 2020 में भी अगर ये होता है तो मरीम तो फिर भी उनको नहीं बनने देंगी, ये लड़ाई तो तब भी रहेगी। इसलिए मुझे इन्होंने तो बाहर ही रहना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अभी बहुत सी अहम स्टोरीज हैं। इसमें हम बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, ग़ालिबन ISI के हवाले से और कुछ खबरें हैं, हम आपसे डिस्कस करेंगे। और फिर सबसे अहम बात कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, दोबारा उन्होंने दोहराई है, मगर बात बड़ी अहम है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ये बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ जो उनकी बड़ी एक शोला बयानी थी और तकरीर थी उनकी बड़ी मुतासर कौन, सुनाइएगा उसमें से कुछ हिस्सा शॉर्ट सुनवाइएगा, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। और इस वजीर आजम की हुकूमत के लिए बहुत खतरा बनने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। वो जब हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। थैंक यू जी, थैंक मैं यू। आपके सामने सच लेकर आ रहा हूँ, यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। लो जी, ये तो पुराने मुर्दे ले आए हैं। जब ये कादी साहब बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी जो सबसे पुरानी जमात है, उनके अल्फाज आपने सुने नहीं? आप मेरा बड़े गौर से सुने हैं कि मुझे बनाए वजीर आजम। नहीं, ना यूसुफ रज़ा गिलानी। उन्होंने कहा मैं वजीर आजम पाकिस्तान से कहता हूँ ISI को कहे उनके फोन सुने। यानी कि अब सियासतदान खुद कह रहे हैं कि ISI को पॉलिटिशियनों के फोन सुनने चाहिए वजीर दाखिला के। आप इस बात को, मेरा ख्याल है मलिक साहब, आप पार्टा के ये मामूली बात है। बिलावल साहब बहुत अच्छा बोले, यानी वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं दुनिया में। नहीं, दुनिया में नहीं। इसका मतलब है आप फिर कल को मेरी फौज को बदनाम क्यों करते हैं कि वो इंटरफेरेंस करती है? आप तो खुद कह रहे हैं वजीर खारजा, वजीर आज़म साहब अपने वजीर खारजा का ISI को टेलीफोन लिसनिंग पे लगाए। ये देखिए ना, ये क्या फिर ये मलिक साहब, ये अब इसमें नहीं आप चुप है। नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप नवासा हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो जमहूरियत का इलामत है, फिर बेनज़ीर के आप बेटे हों, तो इस तरह की बात नहीं आपको करनी चाहिए।
मगर ख़बर उन्होंने दुरुस्त दी है। मैं आपको के लिए इतला के लिए रज़ा कि आपकी कबीना में ये बात हो चुकी है और फैसल वाडा साहब ये बात कर चुके हैं, गुस्से का इजहार कर चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब लॉबिंग कर रहे हैं अपने लिए, यानी कि ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ और ये मीडिया में आ भी चुकी है। बात उन्होंने मेरे ख्याल में गलत नहीं की, मतलब वो ISI अच्छा जी, फिर इसका मतलब है कि अब सियासत हमारे सहाफ़ी भाई भी कहने लग पड़े हैं कि एजेंसियों को सियासतदानों के फ़ोन सुनने चाहिए, फिर इसके बाद तो मातम ही करें। तो आप समझते हैं अब नहीं सुने जाते? नहीं, हमें कहना तो मुखालफत करनी चाहिए, हमें इस पे एहतजाज तो करते हैं, एहतजाज करना तो हमारा हक है। भट्टी साहब उन्होंने सिंबॉलिक बात की है, मतलब हर बात वज़ीर आज़म को मुखातिब कर रहे हैं, मुल्क की दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी से कह रहे हैं टेलीफोन टेप कराएं, वक्त का वज़ीर ख़ारजा है, तो मेरे साथ आप क्या करोगे? और मुझे तो आप कीड़ा मकोड़ा समझ के पाँव में कुचल जाओगे। तो हम है कीड़ा मकोड़ा। अच्छा चलें अगली स्टोरी पे जाते हैं। और आज हमजा शहबाज साहब की पेशी थी और आपको हम एक्सक्लूसिव खबर भी देते हैं। एक तो उनसे कहा गया था कि जी आप, एक तो बयान उन्होंने दिया वो आपने सबने सुन लिया, मगर अंदर क्या हुआ है? अंदर भट्टी साहब ये हुआ है कि उनसे कहा गया था कि जो PNs हैं आपके चपड़ासी हैं, जिनके अकाउंट थे, जिनमें इतने पैसे थे और जो क्लर्क्स थे उनके वो अकाउंट लेके आए, वो नहीं लेके आए। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है वो हम अदालत में हमारे वकील कहेंगे। मगर एक बात उन्होंने आज कही है, उन्होंने डायरेक्टर जो थे वहाँ पे हेड, उनको कहा कि डायरेक्टर साहब मैं आपको बता दूँ वक्त एक सा नहीं रहता, ये उन्होंने कहा। अच्छा, इससे मुझे याद आया आपने खबर दी थी मोहतरमा जो हैं फरियाल तालपुर साहिबा, उन्होंने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम को कहा था, तो ये उसके लगभग बराबर की बात है या वैसे उन्होंने एक मशवरा दिया है या एक आफ्ती कफ बात की है? देखिए, इन्होंने जो डायरेक्टर को उन्होंने कहा कि FIA मुतनाज़ा बन चुका है, जो हमजा शहबाज साहब ने कहा है कि मैं 22 माह नैब की हिरासत में रहा हूँ, ये सब कुछ बता चुका हूँ, मुनाफा बात चुका है। ये जो डायरेक्टर साहब को कहा है, ये दरअसल 2-3 नौकरियाँ करें, रहने दे। ASP लाहौर है, बहुत अच्छे अफसर हैं, बड़ी अच्छी करप्शन की इंक्वायरी करते हैं, बहुत खूबसूरत ऐसी साफ शफाफ करप्शन की इंक्वायरी में से करप्शन करप्शन पकड़ते या क्या करते, छोड़ देते, पकड़ते। अच्छा बहरहाल नहीं आती। देखिए, हुकूमत इस वक्त मेरा ख्याल है हमजा शहबाज साहब को बजाय इसके कि अदारों को टारगेट करने के मनी ट्रेल दे दें और अपने मुलाजमीन जो हैं या हुकूमत चाहिए उनको तलब कर। उनके वालिद साहब का ये कहना था कि जनाब मेरी यादाश्त काम नहीं करी, मुझे नहीं याद ये कब हुआ। इनसे कहा कि ये पैसे आपके जेब में कैसे आए, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे पता ही नहीं कोई डाल गया था। और आज हमजा ने कहा, मैं उसका स्पोक्समैन, हमजा ने कहा कि ये बयान मेरा FIA ने दिया है, मैंने नहीं दिया। ये आज उसने अपना बयान दिया है। कौन सा बयान दिया है? कि ये 25 लाख वाला मेरे जो मुलाजमों को पता नहीं कहाँ से आ गया, वो कहते हैं तो फिर बता देते ना कहाँ से आया है, ये बताना चाहिए, बता देना अंदर क्या। भाई आपने जो बड़ी डान में क्या कहा, ये क्वेश्चन वेट कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, वो कहते हैं मुझे याद ही कोई नहीं है। ये कहते हैं कि जनाब अगर आपके बंदे के PN के पैसे निकल आए हैं तो बताएं, मुमकिन है वो करप्ट कर आपके पैसे खा गया हो। एहसान नहीं करेंगे, आपने बताना है। उसने अगर इन्वेस्टिगेशन अफसर ने ये क्या गलत कर दिया उनसे, भट्टी साहब की कहा कि यार 10 रुपए पैसे कितने आए, देखें वो गलत होएगा। मेरे ख्याल में जिस पर भी इल्जाम लगे उसे आके उसके सबूत देने चाहिए, अपनी क्लीयरेंस करनी चाहिए। मैं इस हक में हूँ। नहीं भट्टी साहब, इस मुल्क में कोई बंदा ट्रेल देने को तैयार नहीं, ताकतवर आदमी फिर मुल्क आगे नहीं जाएगा। मेरी बात लिख ले, आज कल कोई करप्शन कर रहा था, आज कोई कर रहा है, आने वाले दिन में कोई और करेगा। अगर आपने करप्शन रोकनी है, उसके रोके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। ये सही इल्जाम है, ये गलत अपोजिशन पे है या हुकूमत पे, इन्हें आके जवाब मनी ट्रेल देना होगी। इसमें मैं बात खत्म करके, आइंस्टाइन होने की जरूरत है। यूं बंदा मनी ट्रेल देता है आज की दुनिया में, इधर से आए पैसे और इधर चले गए, ये कौन सा एटमी राज है? अगर ये क्लीन है, सब कुछ क्लीन है, अगर ये क्लीन है, ये असल बात, अगर क्लीन है तो देनी चाहिए ना। आपने देखे ना वजीर आज़म यहीं पे पॉइंट है, इमरान खान के दौर में रिंग रोड हुआ, सारे मुलज़िम पकड़े गए, एक बंदा भी अभी तक बाहर नहीं, सारे अरेस्ट कर लिया। बस एक ही लंदन गया है, अरेस्ट तो कोई भी नहीं हुआ। और रिंग रोड वाले सारे मुलज़िम भाई, जो एक सर वजीर का नाम था, एडवाइजर था, सब अरेस्ट कर लिए, पैसे भी रिकवर हो गए। अब तो बड़ा भट्टी साहब, जिन लोगों पर अरबों के इल्जामात हैं और वो बता नहीं पा रहे, वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटियों में बैठ के हमें एडवाइस कर रहे हैं हमारे बारे में कि जनाब हमारे तहफ़्फ़ुज़ का क्या बनेगा। अच्छा, रिंग रोड जो लोग मनी लॉन्डर जो है उनको आपके इदारे कह रहे हैं, वो जाके मिल रहे हैं आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। एक छोटा सा अच्छा कायद साहब, देखें आपने निशानदेही की, हमारा बीइंग ए जर्नलिस्ट इतना काम है बस, तो क्या हमारी हुकूमत या अदारे सोए हुए हैं? ऐसे मगरमच्छ जो इस घर को आग लगा रहे हैं, दीमक की तरह इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं,
आके उहदे यहाँ लेते हैं और मुखबर वहाँ के रहते हैं, क्या इनको नहीं उठाना चाहिए? मुझे तो पता है FBI का एक तीसरे दर्जे का मुलाजिम भी आके ना मेरी तो जान भी निकाल लेगा, मगर ये तो कहते हैं भाई वक्त बदल सकता है। तो क्या मतलब एक नन्ना मुन्ना सा ऑफिसर का आपको किस्सा सुना देता हूँ। आसम रऊफ साहब हैं, वो CEO लगे हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ना, अभी अपॉइंट हुए हैं। तो वज़ीर आज़म हाउस से उनके नाम पे कुछ महीने पहले जब कुछ उन पर इल्ज़ाम लगे तो इंक्वायरी हुई थी 3 अफसरों के खिलाफ, उसमें ही वाज फाउंड गिल्टी। आज आप उनको CEO लगा दिए, बल्कि वो आपके पास ये दिखाएं, इंक्वायरी रिपोर्ट भी है हमारे पास जिसमें 3 अफसर 3 ब्यूरोक्रेट्स ने उनकी इंक्वायरी की थी। तो वो आज आपने CEO देखें मलिक साहब, हमारी किसी बदनुमान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना किसी हुकूमत की। हम दिखा दें अगर है आपके पास, अगर आपने इसको तो वो इंक्वायरी आपके पास वो मैंने बताया वज़ीर हाउस से हुई है, आपने नहीं। अच्छा, लेकिन एक खबर बता दूं, उन्होंने इनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट होने का मतलब यह है कि वहां अगर अख्तर हुसैन शेख साहब नहीं भी हैं तो हैं। नहीं काजी साहब 2 मिनट ठहर जाए। आपने कहा PM वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ऑनेस्ट हैं, मुझे अपना यकीन है, जितनी आज तक जो मेरे पास खबर आई दूंगा। अगर उनके टीम के 3 लोगों ने इंक्वायरी की और बंदा गिल्टी साबित हो गया अगर इंक्वायरी में कहा गया कि भाई फर्दर प्रोसीड करें, देयर आर डाउटफुल है ना, वो क्लियर नहीं था, क्लियर नहीं हुआ। उसको उस ओहदे पे किसने लगाया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो वज़ीर आज़म का राइट है ना। ये वज़ीर आज़म साहब अपने जो मामून खुसूसी बराए सेहत हैं, ये देखिए ये आपके सामने है, ये हम आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। ये तो पहला पैरा है, इसमें नीचे लाएं जी 3 कौन से अफसर थे, हमें यहाँ भी नजर आएंगे उनके नाम जिनको इंक्वायरी पर मामूर किया गया था। और फिर इसके सफ़ा 50 पर चले जाएं आप, फिर इसके सफ़ा 50 पर चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि इसमें उन्होंने ये उनको कहा कि जनाब इनके मामलात दुरुस्त नहीं है। और फिर ये कि ये जिस वक्त वहां थे तो उस वक्त इनका मुबैना तौर पर जो नेक्सस था शेख हुसैन साहब से, जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही थी, इसमें प्राइसेस का भी जिक्र है इंक्वायरी में, प्राइसेस के बढ़ने। अगर ऐसा अफसर जिसको PM हाउस क्लियर चिट नहीं दे रहा वो मुसल्लत करेंगे तो ये तो 500 गुना मेडिसिन की कीमतें बढ़ाएगा। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि मामले खुसूसी बताएं ना, वो जो लगे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर से सवाल करूंगा, भाई आप ऑनेस्ट हैं, आपके अगर PM ऑफिस ने एक बंदे को क्लीन चिट नहीं दी तो वो लग कैसे गया इस ओहदे पर? ये अहम सवाल है, अहम सवाल है साहब। हमारा यही रोना है, कोई हमजा साहब हों या ये आसम साहब हों, अपना इमरान खान साहब की नाक के नीचे कुछ हो रहा हो, हमने उसको पॉइंट आउट करना है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे फराइज में हमारी जाती नाराजगी है ही नहीं किसी से। अच्छा, आप दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने एक तनकीद शुरू कर दी है कि जनाब ये कोर्ट्स हैं और खास तौर पर एक डिसीजन ये टिकटॉक और एक और डिसीजन भी था नेशनल बैंक के जो हेड थे उनको उन्होंने कहा एजुकेशन उसकी पूरी नहीं, वो क्वालिफाई नहीं करते, उसकी तालीम जो है वो उस नहीं। तो फिर मेरा मैंने अभी इस केस की स्टडी नहीं की, मगर मेरे अपने भाई हैं फवाद हुसैन साहब हमारे, मैं उनसे हमारे साथी भी रह चुके हैं। हुजूर आप भी तो ये बताएं ना कि जिन आप इंक्वायरी हैं और जिस पे आप स्टोरी दे रहे हैं, आप उनको अपॉइंट करेंगे तो क्या फिर कोर्टें खामोश बैठी रही? नहीं, थोड़ा सा फवाद चौधरी ने एक लॉजिकल बात की है। मैं अदालतों के खिलाफ बात तो नहीं कर सकता, ना मैं तनकीद कर रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट है उनका कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पहले पाबंदी लगा दी टिकटॉक पे, पता नहीं मुझे तो इतनी समझ नहीं वो क्या चीज़ है। चले कोई उस पर लोग उस पर काम करते हैं, आप एक दफ़ा क्लियर करें, फिर आपने फिर बहाल कर दी। आज अब सिंध हाई कोर्ट मैं फवाद चौधरी के हक में चीज़ें क्लियर करें। उर्दू 1 TV है, उसने मीडिया लॉजी के सलमान दानिश के खिलाफ पैमरा को केस किया रिटर्न, उसकी दरख्वास्त है मेरे पास, पूरी इंक्वायरी है। सिंध हाई कोर्ट में गए, वहाँ वो सलमान दानिश सब पेश नहीं होते थे, बार बार बुलाने के, उनके खिलाफ फैसला होने लगा, उन्होंने लाहौर से स्टे ले लिया। तो यार अब ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना काजी साहब, हमें शफाफियत लाने के लिए कि एक चोर को अगर मेरे पे एलिगेशन है मैं आके क्लियरेंस करूं, 5-5 साल स्टे चलता रहे, ये क्या जवाब है? ये है इसकी कोई जस्टिफिकेशन? देखें ना, बाज़ औक़ात तो इतना आइडियल होता है कि एक कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एक दिन में लोगों को जस्टिस मिल जाता है। नवाज शबाज केस भी लगा, एतराज भी लगा, एतराज रिमूव भी हुआ, और एक दिन पहले सीट हुई, कोई इजाजत भी मिल गई मुल्क से जाने के लिए। एक तरफ वो इस्लाह तो होंगी। कल हमने वो एक स्टोरी दी थी ना, लोड शेडिंग ऑन द वे, जो गैस भी देखें हमारी, आप फिर कहेंगे मैं इमरान खान के खिलाफ बात करूं, उनकी लीडरशिप, उनका करैक्टर, इमरान खान साहब खिलाफ की बात करदार और ईमानदार है। हाँ, उनकी गुड गवर्नेंस पे रऊफ आसम साहब जो हम खबर कर रहे हैं,
ये इमरान खान साहब के नीचे अपॉइंट हुए हैं, हुकूमत तो हम क्यों कहेंगे इमरान खान साहब को आउट ऑफ द वे डिफेंड करेंगे? आपसे कोई डिबेट नहीं, मैं आपसे बात बताने लगा कि गैस की कमी से 2300 CNG स्टेशन बंद हुए हैं सिंध में और 3.5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए इन दिनों में। और आपके यहाँ जो इस वक्त लोड शेडिंग, ये नैब की प्रेस रिलीज नाज़रीन आपको नजर आ रही है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ताबिश गौर साहब कंफ्यूज कर रहे हैं और लोगों को कुछ बचाने की, ये भी उन्होंने लिखा है। बताने लगा इसमें क्या है, प्रेस रिलीज में ये है कि गौहर साहब ने कल कराची में ताजरों के साथ बैठ के उन्होंने कहा यार ये जो नैब वाले हैं ना ये गलत काम करते हैं, हमें से जो हमने डील्स किए हैं उसमें भी शक करते हैं, जो अपना CPEC के प्रोजेक्ट है उसमें भी हमें तंग करते हैं। तो नैब ने कहा कि भाई हमारा ये काम है, हम पाकिस्तान के दुश्मनी तजारत के दुश्मनी या गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो ये रुकिएगा, मेरा ख्याल है आप उस जगह पे मौजूद थे जहां पर ये बहुत टॉप लेवल पे बात आई थी कि ये जो आपने चीन से भी वायदे किए हैं, कोई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कादी साहब मुझे बताएं, मैं कह रहा हूं कि नैब ने जो भी किया मंतकी अंजाम तक तमाम केस पूछने चाहिए। अगर कहीं इतला आ रही है कि फलां आदमी करप्ट है तो अगर कोई इदारा पूछते नहीं, भट्टी साहब मेरा आपसे सवाल, देखिए मेरा सवाल है, नहीं मेरा सवाल है कि जब नैब पे तनकीद अपोजिशन करे तो हम सारे कहते हैं हुकूमत से कि ये करप्ट है, चोर है, तो अब तो हुकूमत खुद तनकीद कर रही है, आपके अपने लोग तनकीद कर रहे हैं। बात सुनिए, तो हुकूमत जवाब देगी ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये ताबिश गौहर के बारे में ये है कि मुबैना तौर पर बात हो रही है, पहले के इलेक्ट्रिक में थे नहीं, अब ये सुना है 2-4 लोगों के लिए इमरान खान साहब को चाहिए कि ऐसे लोगों से गुरेज करें और इनके बारे में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें। साहब मैं ये जरा थोड़ी सी बात बता दूं, पहले ये आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचना चाह रही थी। इस हवाले से एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक स्टोरी भी छपी थी कि जब मियाँ साहिबान को रिश्वत देने की कोशिश की गई, ली या नहीं ली, वो चाहते हैं कि क्योंकि वो फंसा हुआ है इस वक्त। आरफ अलवी साहब जो हैं वो के इलेक्ट्रिक में वो फंसे हुए हैं, तो उनको बेल आउट करने की ये भी एक इल्ज़ाम है। मगर नैब की तरफ आते हैं, ओरिजिनली आज उनको यार पीट मार पड़ रही है, कोई उनके आके पत्थर मारता है, उनको नैब पे आपने चढ़ाई की हुई है, पत्थर। आज जाखरानी साहब गए तो वहाँ उनको पीटा गया। और ये नैब के हवाले से क्या कह रहे हैं जनाब इमरान खान साहब, ये भी सुना दें। एक सिंध के MNA उसको नैब के लोग पकड़ने गए, उधर क्राउड इकट्ठा हो गया, उन्होंने नैब को मारा, पुलिस ने मदद नहीं की। तो ये क्या, इसका क्या मतलब कि मैं अगर 1000-2000 आदमी जमा कर लूं, मैं जो मर्जी कानून तोड़ दूं? ये देखें, जब आप ये बात है, ये लोग अब दी लॉ रहना चाहते हैं, मलिक साहब माने, चाहे वो इधर PTI में बैठे हुए हैं चाहे उधर बैठे हुए हैं। नहीं, मैं आपसे इतराज करता हूं, रहना नहीं चाहते, लॉ है बट जब क्लोजिंग, हम जो भी अब दी लॉ होने की कोशिश करेंगे, हम उनको करते रहेंगे, कतई नजर वो किस पार्टी से है किस पार्टी से नहीं है, क्योंकि हमारा यही काम है, हम पार्टियों के मेंबर नहीं है। इजाजत दें, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।